बैठे बैठे जरा दम दिखाना हो तो जरा जोर से दिखाओ। भारत माता के। थारी आवाज अभी करनाल तक पहुंची है, चंडीगढ़ पहुंचानी है। योगेश्वर जी को चंडीगढ़ भेजना है ना। भारत माता के। या भी जीरकपुर रैली हटके फिर बोलो भारत माता के। मंच पर विराजमान बाबा मनशा महाराज जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री श्री कंवरपाल जी, खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी और इस बड़ौदा विधानसभा की धरती में पैदा हुए न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिनको यहां अपने गठबंधन सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया, ऐसे हमारे पहलवान श्री योगेश्वर दत्त जी, हमारे सांसद रोहतक श्री अरविंद शर्मा जी, सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी, सांसद राज्यसभा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री केसी बांगड़ जी, विधायक और चेयरमैन श्री जगदीश नैयर जी, विधायक श्री सोमवीर चेयरमैन और विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, विधायक श्री विशंबर वाल्मीकि जी, विधायक और चेयरमैन श्री धर्मपाल गोंदर जी, पूर्व विधायक श्री फूल सिंह खेड़ी जी, पूर्व विधायक श्री रमेश खटक जी, पूर्व विधायक श्री ईश्वर पलाका जी, दीपक आदित्य जी, कृष्ण बेदी जी, रघुमल भट्ट जी, उपस्थित सभी, चाहे हमारे दोनों पार्टियों के नेतागण हो या आज वाल्मीकि समाज के जो अग्रणी नेता यहां समाज की बात करते हुए यहां पहुंचे हैं, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत विशेष दिन है। 3 विशेषताएं आज के दिन की बता रहा हूं। पहला, महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती का दिन है, और दूसरा, हालांकि एक ही दिन में आते हैं, हमारा एक बहुत परंपरागत उत्सव है देश की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ, और वो शरद पूर्णिमा है। आज शरद पूर्णिमा का उत्सव भी है। और तीसरा, हमारे देश को एकता की कड़ी में बांधने वाले देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन है। इस दिन उनकी याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। हर वर्ष इस दिन एकता दौड़ें ये सारे देश भर में होती हैं, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना है, इस कारण से उन दौड़ों का आयोजन तो स्थगित किया गया, लेकिन उनकी याद में कल 1 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता की शपथ जरूर ग्रहण करेंगे। कल 1 नवंबर हरियाणा दिवस भी है।
हरियाणा दिवस का अवसर, राष्ट्रीय एकता दिवस, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, शरद पूर्णिमा, आज और कल के कितने महत्व हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का जितना गुणगान करें उतना कम है। उन्होंने हमारे समाज को एक रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शन किया। समाज में जो घोर निराशा थी, उस निराशा को दूर करने के लिए सब प्रकार के जो भेद हैं उनको मिटाकर, कोई जाति का भेद, कोई वर्ग का भेद, कोई परंपराओं का भेद, इनको दूर करके उन्होंने समाज के अंदर एक एकता ये स्थापित करने के लिए एक रास्ता दिखाया। महर्षि वाल्मीकि रामायण उन्होंने जो लिखी, उसमें से हमें वो रामायण का काल जिसकी दिशा आज तक हमको मिलती है, एक बड़ा प्रशंसनीय पूजनीय ग्रंथ, इसको लिखा। आज भी हम उसको पढ़ते हैं तो सामाजिक जीवन में चेतना जागृत होती है कि हम अपनी छोटी मोटी बातों को भुलाकर समाज को एक करके आगे बढ़ना है। जोड़ने का काम चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के ग्रंथ से हमको मिलती है, और चाहे वल्लभ भाई पटेल के एकता के उस सूत्र में पिरोई उन्होंने 500 से ऊपर 550 के लगभग रियासतें उनको एक करके इस देश की एकता की। इसलिए इस जोड़ने के काम में हम हमेशा अग्रणी रहते हैं, समाज को जोड़ना। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं। हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, चरित्र होता है, उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के नाते से व्यक्ति आगे बढ़े, गुणों के नाते से आगे बढ़े, ये हमारी विचारधारा है। और उसी प्रकार से आज ये जो चुनाव की वेला है, आप लोगों को इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है। आज चुनाव सिर्फ दो ही प्रत्याशियों के बीच में है, दो ही प्रकार के दलों में ये बट गया है, एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर के नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था। विदेशों की, अंग्रेजों की धरती के ऊपर उन्होंने जाकर के और मेडल जीता था। इस विधानसभा की आवाज को उठाने के लिए जब ये विधानसभा में जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ की समस्याओं को उजागर करने के लिए इनके पास जो बल है, इनके पास जो वाणी है, इनके पास जो चेतना है, इनके पास जो प्रतिभा है, वो इसका उपयोग करके यहाँ के लोगों का, यहाँ के इस विधानसभा का हर प्रकार से भला करने में ये सक्षम है। और दूसरी तरफ क्या नाम है, भल्लू याद रहता, बाकी याद नहीं रहता, इंदुराज। मुझे कोई कह रहा था कि टीवी में सब नेताओं के भाषण हम सुन ले रहे हैं और पहलवान योगेश्वर दत्त जी के भी भाषण उसमें जहां कहीं बोलते हैं वो टीवी वाले पूरा उसको दिखाते हैं, लेकिन कभी भालू का भाषण हमको सुनने को मिला ही नहीं कि वो बोलता भी है कि नहीं बोलता है, पता नहीं। तो इसलिए तुलना करनी होगी। अब पार्टियां तो अपना अपना प्रचार करेंगी 3 तारीख तक, 3 क्या बल्कि कल शाम तक ही करेंगी, उसके बाद व्यवस्था में लग जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। 3 की शाम को 6 बजे तक हमारा सबका रोल रहेगा। इसके बाद इन पार्टियों ने उस प्रकार का प्रचार यहाँ के नहीं करना। इसके बाद तो रोल बचेगा किसका, जो चुनावा विधायक है। फिर इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के परिणाम के बाद उसी का रोल है। उस रोल में बाकी किसी ने कुछ नहीं करना, करना तो यहाँ के विधायक ने करना है। और वो विधायक
हमारे योगेश्वर दत्त पहलवान बनेंगे तो क्या करेंगे और कोई बनेगा तो वो क्या करेगा, ये तुलना आपने करनी है। और आज क्योंकि एक दिन मैं लगातार यहाँ 5 बड़े कार्यक्रमों में होकर आया, बाद में अपने कार्यकर्ताओं की मैंने बैठक भी ली। उससे पहले तो यहाँ से फीडबैक हमको दूर दूर से मिलता था, टेलीफोन से मिलता था, टीवी से मिलता था, अखबारों से मिलता था। लेकिन जब प्रत्यक्ष जाकर के मैंने देखा, हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ आए, पूरा उत्साह नौजवानों में, यहाँ के विकास के नाते से जो हमने किया उसको पसंद करने में एक पूरा प्रतिशत हमको मिला। आज भी हमारे इस कार्यक्रम के बाद मैं और दुष्यंत जी दोनों हम इकट्ठे 4 कार्यक्रमों में रहने वाले हैं। निश्चित रूप से समाज ने एक दिशा ले ली है। जो यहाँ का डर लोग दिखाते थे कि यहाँ लोग आपस में जाति पाति में भिड़ेंगे, मुझे विश्वास हो गया कि कोई जाति पाति के ऊपर ये चुनाव चलने वाला नहीं है। ये चुनाव चलेगा केवल विकास पर और केवल हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं इनके व्यक्तिगत गुणों पर, कौन क्या करेगा। और इसमें से आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ओर से समाज के लिए जितने काम किए गए हैं, खास करके अगर मैं वाल्मीकि समाज को बात कहूं तो कहते हैं कि जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उन सब वर्गों में ऐसा माना जा रहा है और है भी, सही माना नहीं जा रहा, सत्यता भी है कि अनुसूचित जाति समाज ये सबसे पिछड़ा समाज है। और यदि उस अनुसूचित जाति समाज में भी हिसाब लगाएं तो सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन सा समाज है? वाल्मीकि समाज। तो इस वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए जितने हमने काम किए हैं उसको गिनाऊंगा तो लंबी एक कहानी है। आखिरी अगर मैं बताता हूं, आखिरी तो जब लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा अवसर मिलता नहीं है, हमने कहा सबसे पहले ये जो हमारा वो समाज जो थोड़ा कमजोर रह गया अनुसूचित जाति में भी, उसके लिए अलग से आरक्षण दे दिया हमने, पढ़ाई का आरक्षण अलग से दे दिया। और समाज के लोगों से मेरी बात हुई, उनका ठीक है हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख करके आगे आ जाएंगे, बाकी कंपटीशन तो सब मिल करके हम कर लेंगे, पढ़ा लिखा हो गया तो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेगा। इसलिए हम लोगों ने ये जो सारे काम किए हैं उसमें चाहे बच्चों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हो, पोस्ट मैट्रिक हो, चाहे छात्रावास हो, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रा योजना हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जो ऊंची परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर मुफ्त के कोचिंग सेंटर हो, फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके लिए अलग से आयोग बनाने की बात हो, उनके जो हमने लगातार चाहे ग्रामीण क्षेत्र है शहरी क्षेत्र है उनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो, जो हमने सीवरेज में काम करने वाले ऐसे हमारे भाई हैं उनके लिए 10 लाख रुपए की बीमे की बात हो, कितने ही काम किए हैं। और भाई आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप जरूर तो बताते रहो, काम हम करते रहेंगे। इसलिए बहुत लंबा, हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। तो 3 तारीख तक गेंद आपके पाले में, 4 से लेके 10 तक जो करना सो करो, सोवो खेलो खाओ पियो, 10 को रिजल्ट देखो, 11 तारीख के बाद गेंद हमारे पाले में। आज चूंकि अगले कार्यक्रमों में जाना है, वहां भी हमने 11 बजे का समय दे रखा था, अब 12:15 हो गए, पहुंचते पहुंचते 12:30 हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ संस्थाओं ने यहाँ करके अपना समर्थन दिया है, उसमें हमारे अखिल भारतीय धानक समाज और इसी प्रकार से भाई मोहन लाल जी ने जय तो बुलवाई लेकिन कि में मजा सा नहीं आया। जरा आपका गले का कितना जोर है, आजमाइश आप करके दिखाओ जरा। भारत माता की। थारी आवाज तो करनाल तक पहुंची है, पहुंचाने की तय चंडीगढ़। योगेश्वर भाई को, योगी पहलवान को हमने चंडीगढ़ भेजना है। भारत माता की जय। ये भी जीरकपुर रैली। भारत माता की पहुंच गई चंडीगढ़।
आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हरियाणा के हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, इस इलाके के आपके सांसद भाई रमेश कौशिक जी, सांसद करनाल से भाई संजय भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष और विधायक हमारे राई के श्री मोहनलाल बड़ोली जी, एक्स एमएलए श्री पदम सिंह दहिया जी, श्री उमेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, राजकुमार शामड़ी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, शकुंतला शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, ओमवीर वत्स जी, तीनों गांव के हमारे तीनों सरपंच भाई नरेश जी, भाई उमेश जी, श्री रामफूल जी, रोबिन खोखर भाई, दलबीर खोखर जी, बहुत से नाम लिखे हैं, सारे पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लगेगा। लिखे हुए बिना लिखे हुए सभी जी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, शामड़ी गांव बहुत एक ऐतिहासिक गांव है। जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां की विशेषता को पूछते हैं तो मुझे बताया कि ये क्रांतिकारियों का गांव है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते समय 1857 में इस गांव के बहुत लोग शहीद हो गए थे। उन शहीदों की कहानी चाहता तो मैं बाद में अपनी बातचीत में बाद में सुनाना चाहता था, लेकिन गांव के साथ जुड़ गई और ये गांव की मिसाल, मैं समझता हूं उस मिसाल के कारण से ही हमको आज के दिन याद भी बनी रहेगी कि कितनी एकता इस गांव में है। मुझे बताया गया कि उस समय 1857 की कहानी में इस गांव में 11 शहीद हुए थे और उन 11 शहीदों में जब उनको फांसी चढ़ाने लगे, अंग्रेज सरकार ने फांसी चढ़ाए, तो उसमें कुदरती 10 जाट थे और एक ब्राह्मण था। फांसी टूटने से पहले आपस में इकट्ठे हुए और जब पूछा जाता भाई थारी आखिरी इच्छा बताओ क्या है, तो सब ने मिलके 10 ने मिलके कहा कि भाई ये मेरा ब्राह्मण दादा है, हमने 10 ने फांसी तोड़ दो, इसने छोड़ दो। ये इस गांव का इतिहास है। लेकिन बात यहीं पूरी नहीं होती, इससे आगे उस ब्राह्मण भाई ने कहा कि भाई 10 ने अगर फांसी तोड़ो हो तो पहले मैं टूटूंगा, बाद में 10 टूटेंगे। यह है शामड़ी गांव का इतिहास। आज से 150 साल, 100 यानी 43 साल पहले की बात है, 163 साल पहले की बात है। एकता में बड़ी ताकत होती है, मजबूती होती है। एक घटना आज के दिन से और जुड़ी हुई है। वैसे तो आज का दिन महर्षि वाल्मीकि जी का भी जयंती है। आज सवेरे हम 2-3 जगह उनकी जयंती के कार्यक्रम में मैं गया था और होके आए हैं। आज का दिन शरद पूर्णिमा का भी दिन है, एक त्योहार शरद पूर्णिमा। महिलाएं बहुत अच्छी प्रकार से जानती हैं कि आज के रात खीर बना के खुली छत पर रख दो तो चांद की जो किरणें पड़ती हैं ना, उसके कारण से उसमें बहुत ताकत मिलती है। अगले दिन सवेरे उसको खीर को खाते हैं। हम तो बचपन की याद है, हमारी दादी खिलाया करती है हमको। और आज का दिन हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री, जो सबसे पहले गृह मंत्री बने थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी जन्मदिन है। और वो ऐसे गृह मंत्री हुए हैं, देश की आजादी तो आ गई थी, लेकिन ये देश 550 रियासतों में बटा हुआ था। इन सब रियासतों को अंग्रेज ने छूट दे दी कि आप चाहो तो अलग अलग रियासत आजाद हो जाओ। अगर 560 रियासतें अलग अलग आजाद हो जाती तो एक एक जिले की रियासत होती, एक एक जिले का अपना राजा था, वही अपनी सरकार बनाता।
देश एक नाम से तो रहता नहीं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, मैं इन सब राजा महाराजाओं को इकट्ठा करूंगा और मैं इनको कहूंगा सब एक हो जाओ, अपना देश एक है और देश के साथ मिल करके भारत के संविधान के अंतर्गत आ जाओ। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। सब रियासतों को मना लिया कि भारत का एक संविधान होगा, एक सरकार होगी, एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होगा। यह अलग बात है कि 3 रियासतों ने थोड़ा अणख सी दिखाई, जिसमें एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसी भी तरीके से मना लिया, उनकी पूंछ हटी, कुछ भी किया, लेकिन करा के मना लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर को सरदार यानी पंडित नेहरू मना नहीं पाए, वो गट्सी नहीं थे पंडित नेहरू में। वो जम्मू कश्मीर अलग से बनी रही, अब तक भी धारा 370 लगी रही, और इस 370 के हटाने का श्रेय किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। देश को एक किया। जो कमी थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो उस समय कमी पूरी वो नहीं कर पा रहे थे, नरेंद्र मोदी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने उसको खत्म किया। और ये कांग्रेस वाले हमेशा डराते रहे कि 370 अगर खत्म कर दी ना तो जम्मू कश्मीर में लहू लुहान हो जाएगा, लहू की नदियां बह जाएंगी। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, कुछ हुआ? कुछ हुआ भाइयों? नहीं हुआ। ये कांग्रेस हमेशा कोई भी नया काम देश में होता तो उसमें हुए दिखाती है, भूत प्रेत की कहानियां सुना के डरा देती है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। अभी ताजा उदाहरण, किसानों के ये जो 3 कानून बने हैं, इस 3 कानून को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसान की आमदन डबल करनी है तो फिर इस रास्ते पर चल के किसानों की आमदन डबल हो जाएगी। और ये कांग्रेस वाले बहकाते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो है नहीं। कोई भी मुद्दा जब नहीं होता तो बहका करके किसी को भी कुछ भी करते रहेंगे। किसानों को कहा कि तुम लुट जाओगे, तुम्हारी फसल बिकेगी नहीं, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी रहेगी नहीं। मुझे बताओ, 1 महीना हो गया प्रोक्योरमेंट शुरू हुए, कोई मंडी खत्म हुई है? बताओ, नहीं हुई। कहीं एमएसपी खत्म हुआ है? नहीं हुआ। सब फसलें बिक रही हैं, चाहे धान की बात है, चाहे बाजरे की बात है, चाहे कपास की बात है, सारी चीजें एमएसपी पर बिक रही हैं। और मैं कहता हूं एमएसपी कभी कोई खत्म नहीं करेगा इस देश में। मैं तो यहां तक कहता हूं कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि भारत को पानी भी आओगा, पानी भी आओगा। भारत को अनाज की जब जरूरत होती है सरकार को, ये जो पीडीएस की दुकानें हैं, राशन की दुकानें, इस पर राशन मिलता है ना? किस भाव मिलता है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, यही रेट है ना? कितने लाखों टन ये राशन जो है बढ़ता है। अब ये लाखों टन राशन अगर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे एमएसपी पर तो ये राशन कहां से आएगा? और राशन तो बांटना ही बांटना है। जैसे राशन बंटना बंद नहीं हो सकता, ऐसे ये एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट भी बंद नहीं हो सकती। हाँ, किसान को पहले एक दुकान थी बेचने के लिए, सरकारी मंडी, अब उसको 2 रास्ते दिखा दिए कि एमएसपी पर तो यहां बेच लो, ज्यादा भाव बिके तो बाहर बेच लो। किसान को छूट दी है कि नहीं दी? अगर ज्यादा भाव उसको किसान को मिलेगा तो किसान बाहर जाके बेचेगा कि नहीं? और बाहर एमएसपी से कम मिलेगा तो वहां बेचेगा क्या? कहां आएगा? मंडी में आएगा। अब इतना सा सरल सिस्टम है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जिसको इन्होंने पता नहीं क्या क्या हुए दिखा दिए, अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, लूट के ले जाएगा, और इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, खेती में आमदन कैसे बढ़े? हम लोगों ने कहा किसानों की जो आमदन है, फसल बिक्री होती है, वो हम आड़तियों के खाते के बजाय किसान चाहेगा तो उसके खाते में सीधा भेजेंगे। हमने जिन्होंने कहा आड़ती को दो दे दी, बाकी सब किसानों को भेजिए, किसान के खाते में पैसा आया है। यहां कोई 2-4 किसान बैठे हो जिनके खाते में पैसा आया है तो जरा बताओ।
इतने सारे किसान कह रहे हमारे खाते में सीधा पैसा आया। अनाज किसान का है, बिक्री करके पैसा किसान को मिलना चाहिए। किसी के थ्रू क्यों आएगा? किसी और को देंगे, फिर वो आपको देगा, काटापीटी करेगा, थोड़ा ज्यादा हो गया तो ब्याज उसका लगाएगा 24%। क्यों? किसान को बैंकों से 0% ब्याज पर हम लोन देते हैं, उसको कर्जा 0% पर मिलता है। तो ये बड़ी खबर, एमएसपी कोई खत्म नहीं कर सकता, ये खुद सीएम मनोहर लाल ने कहा। जनसभा में संबोधित करते हुए सीएम ने किसानों को लेकर के कई बातें कही। एमएसपी इसमें मुख्य मुद्दा रहा और उसमें कहा गया कि एमएसपी को कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर किसान चाहे तो उनके खाते में सीधा पैसे आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ बीजेपी की तमाम उपलब्धियां सीएम मनोहर लाल गिनवाते हुए नजर आए। पाले में और हम अपना काम कर दो। 11 तारीख के बाद किसके पाले में? किसके पाले में? हमारे पाले में। ये 11 तारीख के बाद हमारे पाले में है। आपकी समस्याओं की तो यहां के विधायक ने कभी हमें जानकारी नहीं दी। ये विधायक का काम होता जानकारियां देना। 90 की 90 विधानसभाओं का जानकारी देना, चाहे वो कार्यकर्ता दे, जनता दे, कोई भी दे, तो विधायक की जिम्मेदारी है। यहाँ का विधायक भला आदमी था, लेकिन उसके मुंह में जबान नहीं थी। कभी आके उसने 6 साल में नहीं बताया कि मेरे ये विधानसभा की समस्या हल कर दो। बहुत आते हैं मेरे पास, विपक्ष के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आया। या तो ये डिपेंड हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कि अभी हुड्डा कहता मेरी विधानसभा है कि लोई भी ये काम करावेगा। और हुड्डा इसलिए नहीं आया कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता, मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं क्यों जाऊं। तो ये नाक का सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा। काम तो जनता के कराने पड़ेगा जो विधायक बनेगा। तो आज जब हम अगले विधायक की बात करते हैं तो मैं तुलना करता हूं हमारे योगी भाई की और वो जो क्या नाम कांग्रेस का, भालू, ठीक नाम तो कोई बताता ही नहीं, बेराई को नहीं। अरे बता दो भाई, कुछ तो होगा। ठीक है, इंदुराज। अब वो तुलना तो करनी पड़ेगी ना। एक तरफ हमारा योगी भाई जो विश्वविख्यात एक प्रकार का नाम है, इनके नाम को सुन करके, पहचान करके सबकी छाती जो चौड़ी होती है, इन्होंने नाम हमारा ऊंचा किया है, देश का भी, प्रदेश का भी, हमारे बड़ौदा का भी, सोनीपत का भी। दुनिया जान गई है कि हाँ, ये योगी पहलवान जो है, योगेश्वर पहलवान, ये फलाना जगह का रहने वाला है, गोल्ड जीता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीत का सेहरा इसके सिर बंद हो गए तो ये बड़ौदा का नाम एक बार फिर रोशन करेगा। इसलिए हम लोग 3 तारीख तक जो कुछ हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार है, आसपास के पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, इनको समझाओ। और वो जो शहीदों की एकता की बात मैंने सुनाई है ना, उसी एकता का स्वरूप मन में ला करके हर एक के कहो। पहलवान की कोई जाति पाति नहीं होती है। मैं एक किस्सा सुनाया इनका। झज्जर के एक नौजवान थे, बजरंग पूनिया, वो इनका शागिर्द था। उसको सिखाया, देश में विदेश में जाकर के उसने भी कई मेडल जीते, शायद 5-6 करोड़ रुपए इनाम जीत गया। बजरंग पूनिया की जात इसने तो नहीं पूछी। तो अपने साथियों को जो आदमी इतना आगे बढ़ाता है, तो अपनी जनता को भी दिन रात काम करने के लिए आगे रहेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि ये चैन से नहीं बैठेगा। अपने सब जो मंत्री हैं, यहां के कोई काम होंगे उनके पास ले जाएगा, और ये चैन से बैठेगा तो मैं नहीं बैठने दूं।
वो तो हमारे दुष्यंत जी ने कह दिया, अब उन्होंने कहा तो मैं कोई बात मोड़ूंगा थोड़ी। भाई आप 11 तारीख ने चंडीगढ़ भेज दो, झंडी लाने का काम हमारा। मित्रों, कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन आज तो मैं अपील करने आया हूं कि आप लोग सरकार को मजबूत करो, अपने यहाँ का विधायक भाई योगेश दत्त पहलवान को बनाओ, आपके किसी काम की कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो यह अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एमएसपी कोई खत्म नहीं कर सकता, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन में मुख्य बात हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में ये जनसभा को संबोधित किया और अपील की सभी से कि पहलवान योगेश्वर दत्त को भारी बहुमत से जिताया जाए। किसानों का मुद्दा मुख्य तौर पर उठाते हुए सीएम मनोहर लाल दिखाई दिए, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि पहलवान की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि इस चुनाव में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जातिगत टिप्पणियां भी काफी हो रही हैं, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि पहलवान की कोई जाति नहीं होती। इसके अलावा जो कुछ बीजेपी की तमाम उपलब्धियां हैं वो भी गिनवाते हुए नजर आए। देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं पीएम मोदी और धारा 370 को हटाया है और नए काम का विरोध करना ये कांग्रेस की आदत है। साथ के साथ विपक्षी पर भी निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस बेवजह मुद्दे बनाती है, ये कांग्रेस की आदत है। इसके साथ साथ एमएसपी को लेकर के भी उन्होंने मुख्य तौर पर कहा कि एमएसपी को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपको बताएं कि शामली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे सीएम मनोहर लाल और जनसभा को संबोधित करते हुए जो कुछ भी अहम बातें निकल करके आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इस जनसभा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे और शामली में ये जनसभा इस वक्त चल रही थी। उन्होंने कहा कि कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन आखिर में अपील यही मैं करता हूं कि आप पहलवान योगेश्वर दत्त को भारी बहुमत के साथ जिताएं। आपको बताएं कि बड़ौदा उपचुनाव पुनः है और ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, जनसभाओं का दौर जारी है और हर एक पार्टी अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धता गिनवा रहे हैं, उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और साथ के साथ जनता के हित में कौन सी पार्टी कितना बेहतर कर सकती है ये भी मंच के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। तो एमएसपी को लेकर के बात की और धारा 370 को लेकर के बात की और इसके अलावा कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। आपको बताएं कि आगामी 3 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद 10 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएंगे।